Good morning, student beta. My name is Gaurav, your maths faculty from Vidya Mandir classes Delhi in collaboration with शाश्वत इंटरनेशनल स्कूल वापी। बेटा चलिए लास्ट क्लास में बात करें तो हमारा प्रोबेबिलिटी चल रहा था। चलिए बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, मेंस लेवल क्या मतलब दूसरी मतलब में कुछ ही पूछ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है कि इफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से लेके -1/2 से 1/2 तक है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ जो मेरा सेट है वो ऑक्लूसिव सेट होगा या नहीं। तो बेटा मैं क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू को निकालूं। क्या करूंगा बेटा, यहां से x की वैल्यू को निकालूंगा। ठीक है, तो बेटा मेरा x कहां से कहां तक मिलेगा बेटा, -1 से 1 तक। ठीक है, तो बेटा अगर आप देखिए कि जो मेरा आंसर आया है और जो मुझे सेट दे रखा है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है और वो ना ही क्लियर हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब ये मेरा जो सेट नहीं होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर if three distinct number is selected in first 20 natural number, then probability that all three numbers are in AP। बेटा देखिए, अब बेटा एक बात समझिएगा, सिंपल सी बात है, एग्जामिनर मुझसे ये बोलना चाह रहा है कि भैया मेरा जो भी आंसर हो वो एपी में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो बेटा हम एपी में जानते हैं, एपी का मतलब क्या होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस मेरा क्या हो, कुछ कॉमन डिफरेंस हो, मतलब कंजुगेट टर्म में कॉमन डिफरेंस, मतलब कंजुगेट में डिफरेंस मेरा कांस्टेंट हो। ठीक है ना, तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरा कॉमन डिफरेंस 1 है तो बेटा मेरे पास कितनी कितनी ऐसी तीन तीन टर्म के पेयर बनना पॉसिबल है। देखो 1 2 3 बनेगा, 2 3 4 बनेगा, अगला क्या बनेगा 3 4 5, अगला 4 5 6। बेटा कितने तक चलेगा, देखो 1 से स्टार्ट होगा पहला पेयर, 2 वाला दूसरा पेयर, 3 वाला तीसरा पेयर, कहां तक चलेगा बेटा, लास्ट में बेटा 18 तक चलेगा। क्योंकि मैं जैसे ही 19 वाला पेयर बनाऊंगा तो 19 20 एंड 21, मतलब मेरे 20 से पार निकल गया। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 लेके मेरे पास टोटल कितने पेयर बने, 18 पेयर बने। कितने पेयर बने, 18। ओके, अगर बेटा मैं कॉमन डिफरेंस 2 लेता हूं तो देखो 1 3 5, अगला 2 4 6, अगला 3 5 7। ठीक है, मतलब दो दो का डिफरेंस है। तो बेटा अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं तो लास्ट में क्या आना चाहिए, देखो लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट का नंबर देखो हर बार ये नंबर 20 जा रहा है, 20 जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट में 20 लेता हूं तो 20 से पहले 18, 18 से पहले 16, मतलब जो लास्ट पेयर होगा वो कहां से बनना स्टार्ट होगा बेटा, 16 से। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास कितने पेयर बनेंगे बेटा, एक से स्टार्ट किया था, 1 2 3, कहां तक बने 16 तक। तो टोटल कितने पेयर बने बेटा, मेरे पास 16 पेयर बने। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, जब बेटा मेरा कॉमन डिफरेंस 3 हुआ तो 1 4 7 2 5 8, तो लास्ट में क्या जाएगा 18 17 20, क्योंकि जैसे मैं 15 पे जाऊंगा तो 21 पे चला जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखो आपको एक चीज दिख गई होगी कि हर एक में हर एक एक बढ़ाने पे यहाँ पे दो दो का डिफरेंस जा रहा है। जब 1 था तो 18 था, 2 था तो 16 हुआ, 3 था तो कितना हुआ 20 हुआ। ठीक है, तो 4 पे कितना होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, वो घटता जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो सर मुझे कैसे पता पड़ेगा, कैसे पता पड़ेगा बेटा, देखो सिंपल सी बात है, मैं 20 में से जितना ये है ना उतना इंटू 2 कर दूंगा तो उतना ही नंबर आ रहा है। देखो अगर मैं 20 माइनस 2 इंटू 1 करता हूं तो देखो मुझे 18 मिला। ओके, 20 माइनस 2 इंटू 2 करता हूं 16 मिला, 20 माइनस 2 इंटू 3 करता हूं 20 मिला। तो बेटा 20 माइनस 2 इंटू क्या करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो बेटा ये आ गया मेरे पास 10। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब एन डी इजिकल टू 10 को लेके जब मैं बनाऊंगा, दैट इज पहला वन आएगा मेरा 1, अगला आएगा 11 और अगला आएगा 21, मतलब ये वाला पेयर बनना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सर 9 से बन जाएगा, 9 चेक कर लेते हैं, 1 10 19 बन गया, 2 11 20 बन गया, इसके आगे नहीं बना, मतलब ये क्या देगा मुझे 2। तो टोटल कितने पेयर बने बेटा, 18 प्लस 16 प्लस 14, अब तक कहां तक बेटा, अप टू 2 तक। ठीक है, क्या बन गया बेटा, सम ऑफ एपी। और बेटा मेरे पास सैंपल स्पेस क्या जाएगा बेटा, सैंपल स्पेस सिंपल सी बात है बेटा, तीन तीन नंबर को 20 में से 3 नंबर के मुझे अरेंजमेंट बनाने, टोटल कितने बनेंगे, क्योंकि कंडीशन तो एपी है ना, एपी वाले ऊपर आएंगे, विदाउट कंडीशन नीचे आएगा। तो 20 में से 3 का को चुनने का तरीका कितना होता है बेटा, 20C3। तो आंसर क्या हो गया बेटा, ऊपर का सम आएगा मेरा 90, आंसर आएगा 90/20C3। इज इट क्लियर टू, चलिए चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगला तो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा,
बेटा ये क्वेश्चन आप अभी रहने दीजिएगा, हो सकता है शायद कोई मिस्टेक है इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम a fair coin is needed to be tossed so that the probability at least two head is at least 0.96। एग्जामिनर क्या बोलना चाह रहा है, एग्जामिनर आपसे ये बोलना चाह रहा है कि भैया मुझे मैं कम से कम कितनी बार कॉइन को टॉस करूं कि मेरे पास दो हेड आने की, मिनिमम से मिनिमम कम से कम दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम से मिनिमम 0.96 हो जाए। क्या पहली बात क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं कि मैं कितनी बार टॉइन को कॉज करूं कि कम से कम दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कम से कम 0.96 बार हो जाए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ठीक है। अब बेटा देखो एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड का मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था एटलीस्ट का मतलब टोटल -1, एटलीस्ट 1 का मतलब, और एटलीस्ट 2 का मतलब क्या होगा, कम से कम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी हेड आए चलेगा, दो से ज्यादा कितने भी हेड आए चलेगा, बट कम से कम दो तो होने चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं 2 में से 2 केस हटा दूं, कौन कौन से, एटलीस्ट मतलब नो हेड और 1 हेड वाले केस को अगर मैं हटा देता हूं बेटा, तो बेटा मुझे वो सारे केस मिल जाएंगे जिसमें कम से कम 2 हेड तो आए ही आए हैं। क्या पहली बात मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अच्छा अब पहली बात समझो कि बेटा जब मैंने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो मैंने जब पहली बार कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो पहली बार टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, मेरे पास 1/2, ठीक है। आपने दो बार कॉइन को टॉस किया, दोनों बार टी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 1/2 इंटू 1/2। सॉरी इंटू कैसे हुआ बेटा, पहली बार जब टॉस हुआ तो पहले बार की प्रोबेबिलिटी 1/2, आपने फिर से टॉस किया तो सीरीज इवेंट हो गया, तो अगले की प्रोबेबिलिटी की भी 1/2, तो दो बार प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 इंटू 1/2। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और अगर नहीं आया तो अगर ध्यान से देखो तो आपको ट्री भी देख सकते हो, हेड टेल, उसके बाद फिर से हेड टेल, उसके बाद फिर से हेड टेल, तो टोटल केस कितने आए, 4, 1 2 3 4, 4 में से इसका केस कितना है, सिर्फ एक, तो आंसर कितना आया, 1/4, वही हमारा यहाँ से आया है, ठीक है। ओके ओके, अगर सर 3 बार टेल आ रहा है तो 3 बार टेल आ गया तो क्या होगा बेटा, मैं बोलूंगा बेटा इसका 1/2, इसका 1/2 और इसका 1/2, तो टोटल आंसर कितना हो गया बेटा, टोटल आंसर हो गया 1/2 की पावर 3। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब जरा समझना बेटा, देखो नो हेड होने की कंडीशन क्या होती है बेटा, नो हेड की कंडीशन होती है कि मेरे पास सभी टेल आ रहे हैं, मेरे पास सभी टेल आ रहे हैं बेटा, वो होती है नो हेड की कंडीशन। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? सभी टेल आ रहे हैं वो होती है नो हेड की कंडीशन। ओके ओके ठीक है सर, वो होगी नो हेड की कंडीशन, ठीक है। ओके, तो सभी टेल होने की कंडीशन क्या होगी बेटा, अगर एक बार टेल आया तो 1/2 था, दो बार टेल आया तो 1/2 स्क्वायर था, तीन बार टेल आया तो 1/2 क्यूब था, तो ऑल टेल आएगा तो कितना आएगा, अगर मैं एन टाइम मैंने टॉस किया और ऑल एन टाइम ही मेरे पास टेल आया तो मैं क्या बोलूंगा, 1/2 की पावर 10। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अच्छा अगला केस, अगर मेरा एक हेड आता है तो क्या होगा, एक हेड आता है तो क्या होगा, तो बेटा ध्यान रखना अगर मेरा एक हेड आता है तो सबसे पहले तो हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो करने के लिए तो आप सीक्वेंस समझ लें कि आपने एन में से किसी एक प्लेस का चुनाव किया, आपने एन में से किसी एक प्लेस का चुनाव किया, ठीक है। उसके बाद एक हेड के लिए 1/2 की पावर 1/2, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और टेल की भी 1/2, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है ना। बच्चे कितनी पोजीशन बेटा, n-1, तो n-1 के लिए बेटा टेल आएगा, तो उनके लिए बेटा 1/2 की पावर तो n-1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप इस तरह से भी सोच सकते हो, और अगर आपको याद है तो आपसे मैंने कहा था कि अगर दो ही चीज आनी हो तो एक को मैं पास सक्सेस मानूंगा, एक को मैं फेलियर मानूंगा, याद आया, पी और क्यू और रिपीटेशन, ठीक है। तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं कि हेड आना मेरा सक्सेस है, तो अगर मैं n टाइम ट्रायल करूंगा तो मुझे एक टाइम सक्सेस चाहिए कि एक हेड चाहिए, मतलब r मेरा कितना हो गया 1, याद आया? क्या प्रीवियस सेम कॉन्सेप्ट लग गया? तो NC1, n मेरा टोटल ट्रायल, एक बार सक्सेस, और सक्सेस की पॉसिबिलिटी 1/2 दी पावर 1, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/2 दी पावर n-1।
क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये मुझे क्या मिल गया बेटा, ये मुझे मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 के लिए क्या मिल जाएगा बेटा, 1 माइनस, 1 माइनस में माइनस कौन सा, एक तो नो हेड और एक एटलीस्ट वन हेड। नो हेड के लिए 1/2 की पावर n और एटलीस्ट वन के लिए NC1 1/2 की पावर n। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा देखो, जब मैं इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो NC1 क्या होता है बेटा, NC1 होता है n, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ गया 2 की पावर 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n, दोनों का एलसीएम आ गया। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 1 प्लस 1 माइनस n प्लस 1/2 की पावर n। तो बेटा ये क्या है बेटा, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। अब इसके बारे में एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड है वो मेरी कम से कम 0.96 होनी चाहिए। इसका मतलब बेटा इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 0.96 से बड़ी होनी चाहिए। क्या ये बात सभी को समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अगला काम क्या करूंगा, एन को उधर ले जाऊं, ये मेरा इधर आ गया, क्लियर, ये मेरा इधर आ गया, ये सॉल्व कर लो, कितना आ गया 0.014, ठीक है। अब बेटा अब देखो, आप यहाँ पे n निकालने मत लग जाना बेटा, ध्यान रखना कभी भी एक्सपोनेंशियल और लीनियर दोनों एक साथ हों। देखो यहाँ पे लीनियर भी है n+1 और एक्सपोनेंशियल भी है 2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इसको n की वैल्यू हम निकालना हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा। इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि n की वैल्यू डालो, चेक करो और निकाल लो। अगर मैं n 1 डालूंगा तो 1 + 1/1 कितना होता है 1, 1 मेरा 0.04 से छोटा नहीं होता, ठीक है। अब 2 मत डालना, थोड़ा लंबा जंप मानना, क्योंकि ये 1 में और 0.04 में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। हाँ, जैसे भाई 5 डाल के देखो तो मुझे कितना मिलेगा, 5 + 1 6/32। काटापीटी करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो ये जो वैल्यू आएगी ना वो मेरी 0.4 छोटी है क्या, चेक करके देखते हैं, चेक कर लो। 0 पॉइंट, ये हो गया 60 पॉइंट लगते ही, क्या 32 चला जाएगा इससे एक बार, चला जाएगा, मतलब 0.1 आएगा, मतलब ये छोटा नहीं है तो ये भी काउंट नहीं होगा। 8 डाल के देखो, 5 पे भी देखो बिल्कुल काम नहीं बना, तो एक पहले 1 चेक किया फिर 5 चेक किया, अब 8 या कुछ और चेक कर लो। मैंने 8 चेक किया, 8 पे कितना आएगा 9/256, ये कितना आ गया 1/25। हाँ जी, वैलिड हो गया इससे, ठीक है, मतलब काउंट हो जाएगा। और अगर 8 काउंट हो जाएगा तो अब वापस 7 भी चेक करके देख लेते हैं, 7 चेक करो, 7 पे वैलिड नहीं हो रहा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? 7 पे वैलिड नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ जी, इसका मतलब मुझे तो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी ना 8 की, n की, तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा, n की मिनिमम वैल्यू आ गई 8। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 8, दैट इज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? बेटा देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। पहली बात तो सैंपल स्पेस की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, सैंपल स्पेस की, ठीक है। तो पहली फ्रेंड के लिए बेटा 12C1 मतलब 12 में से किसी एक मंथ का चुनाव, दूसरे फ्रेंड के लिए भी 12C1 मतलब 12 में से किसी एक चीज का चुनाव, और तीसरे फ्रेंड के लिए बेटा 12C1 मतलब 12 फ्रेंड के 12 में से किसी एक चीज का चुनाव। क्या सभी को समझ में नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया? मतलब पहले फ्रेंड 12 में से कोई एक महीना चुन लेगा, दूसरा फ्रेंड भी 12 में से कोई एक महीना चुन लेगा, और तीसरा फ्रेंड बेटा 12 में से कोई एक महीना चुन लेगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ये तो क्या हुआ बेटा मेरा सैंपल स्पेस, ठीक है। अब मैं बात करूंगा मेरा डिजायर क्या है। डिजायर बोल रहा है तीनों एक ही महीने में पैदा होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो जो सबसे बड़ा होगा ना उसका चुनाव करूंगा बस में, कि जो सबसे पहले पैदा हुआ, 12 में से किसी एक का चुनाव कर लो, ठीक है। तो 12C1 जो बच्चे कोई दोनों होंगे ना उनके लिए ऑप्शन ही खत्म, क्योंकि अगर उनको उसी महीने पैदा होना है तो जब पहले का चुनाव हो गया ना तो बाकी दोनों को ऑटोमेटिकली उसी के साथ पैदा होना पड़ेगा, मतलब अब उन दोनों के लिए चुनाव का ऑप्शन ही खत्म हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? तो बाकी दोनों के लिए इंटू वन, मुझे आंसर क्या मिला 12/12³ दैट इज 1/144। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इफ बाय IIIT then find the probability of invitation। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया मुझे इन वर्डों से प्रोबेबिलिटी बतानी है कि इनविटेशन कितनी बार बनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा मेरा सैंपल स्पेस निकलेगा, सैंपल स्पेस मतलब इनसे मेरे टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल वर्ड कितने, 10 फैक्टोरियल। रिपीटेशन कितना बेटा, आई के लिए फैक्टोरियल 3, टी के लिए फैक्टोरियल ए, एन के फैक्टोरियल 2 और एन के लिए बेटा मेरा फैक्टोरियल 2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? ठीक है। और सर डिजायर क्या हुआ बेटा, एन ए क्या होगा बेटा, एन ए होगा 1। क्यों सर, क्यों? इन्विटेशन एक बार ही तो बनेगा, जो टोटल वर्ड बन रहा है उनमें से इन्विटेशन एक बार ही बनेगा, बार बार तो बनेगा नहीं। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो आंसर क्या हो गया,
1/10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये बंदू ऊपर आया, ये मेरा आंसर आ गया। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और मजेदार है। अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है? ए डिटरमिनेंट chosen at random of order 2 with elements of 0, 1, find the probability that chosen determinant is negative. Find the probability that chosen determinant is negative. मतलब समझ लीजिए बेटा, सिंपल सी बात क्या चाह रहा है कि मुझे रैंडमली दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाना है, जिसमें जो मैं ऑर्डर मतलब एलिमेंट्स को भरूंगा, तो सभी एलिमेंट्स को 0 और 1 में से किसी एक से मुझे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बताओ जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू मेरी नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बात करते हैं। बेटा देखिए, अगर मैं बात करूं डिटरमिनेंट की बात करता हूं, डिटरमिनेंट मेरे पास क्या बनेगा बेटा? मैच फॉर ऑर्डर क्या बनेगा? ए बी सी डी बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है ना। अच्छा अब बेटा ये बता, ए के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। बी के लिए कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। सी के लिए भी कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। और डी के लिए भी कितने ऑप्शन बेटा? 2 ऑप्शन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? सिर्फ 2 ऑप्शन बेटा मेरे पास पॉसिबल है, ऐसा हो। ठीक है, ओके ओके। इसका मतलब मेरे पास टोटल नेट पुट गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब नेट मतलब नंबर ऑफ डिटरमिनेंट मेरे पास कितने बन सकते हैं बेटा? 16 मेरे डिटरमिनेंट बन सकते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव कितने बनेंगे जरा इसकी बात करते हैं। बेटा देखो, डिटरमिनेंट की जो मेरे पास वैल्यू होगी ए बी सी डी, ठीक है, वो मेरे पास होगी बेटा ए डी माइनस बी सी। ठीक है, और मैं जानता हूं ए कॉमा बी जो है वो मेरे पास 0 और 1 है, 0 और 1 है। एक ए बी सी डी जो भी मेरे पास चारों हैं, इनकी वैल्यू बेटा सिर्फ 4 ही वैल्यू पॉसिबल है, मतलब इन चारों की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 या 1, 0 या 1। ठीक है, अगर सर इन चारों की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 या 1, उस केस में बेटा जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो बेटा उस केस में बेटा सिर्फ 4 ही वैल्यू पॉसिबल है। या फिर तो इनका मल्टीप्लिकेशन मुझे 0 देगा, या फिर इनका मल्टीप्लिकेशन मुझे 1 देगा। क्या एक बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अच्छा इज इट क्लियर टू ऑल? अब बेटा एक बात समझना, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 और 1 माइनस 1। ठीक है, यहां से क्या मिलेगा बेटा? मुझे 0। यहां से भी क्या मिलेगा बेटा? मुझे 0। यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? मुझे पॉजिटिव। और बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? मुझे नेगेटिव। मतलब ये वाले केस की बेटा मुझे स्टडी करनी है। कौन सा? ये वाला केस। क्या समझ में आया नहीं आया? क्योंकि मुझे नेगेटिव चाहिए। ठीक है, अच्छा इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? ए बी का तो मुझे 0 चाहिए, और बेटा बी सी का मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है ना, 2 मिनट रुकना, वो कर लेता हूँ पूरा वापस। ठीक है, हाँ, तो बेटा बीसी के 1 आने का सिर्फ एक ही मतलब है कि बी और सी दोनों मेरे 1 होने चाहिए। बी और सी दोनों मेरे क्या होने चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। जब उसी केस से बेटा दोनों का प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है ना। अब बेटा ए बी की बात करूंगा। अगर बेटा ए बी मेरा 0 आ रहा है, आप जानते हैं अगर 2 नंबरों का प्रोडक्ट मेरा 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसके 3 मतलब होते हैं। या फिर तो ए 0 हो जाए, या फिर और बी 0 हो जाए, और ए बी दोनों 0 हो जाए। भाई क्लियर हुआ नहीं हुआ? या फिर तो ए 0 हो जाए, या फिर तो बी 0 हो जाए, या ए बी तीनों 0 हो जाए। तो बेटा मेरे पास कितने केस बने बेटा? मेरे पास बेटा केस बने 3। और टोटल केस कितने आए थे बेटा? टोटल केस आए थे 4। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 4 नहीं 16। तो आंसर कितना हो गया? 3/16। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बट अच्छा था, दिमाग वाला क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज रैंडमली सेलेक्टेड। ठीक है ना। फाइंड probability that selected card is king. Find probability that selected card is king. ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। हाँ जी, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भैया सिलेक्टेड कार्ड मेरा किंग होना चाहिए। तो बेटा मेरे पास टोटल कितने किंग होते हैं बेटा? 4। कितने होते हैं? 4। और टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। तो कितना हो गया बेटा? 4/52। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, अगला पूछ रहा है कि भैया जो मेरे कार्ड हैं वो रेड कलर के होने चाहिए। किसके होने चाहिए बेटा? रेड कलर के होने चाहिए। तो बेटा रेड कलर के क्या हो जाएंगे बेटा? हाँ बेटा, रेड कलर बेटा मेरे पास कितने होते हैं? 26। टोटल कलर कितने हैं? 30, 52। तो आंसर कितना है? 26/52। क्लियर। अगला क्या है बेटा? रेड कलर एंड किंग। बेटा एंड का मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो बेटा ये बताओ मेरे पास टोटल जो चारों किंग होते हैं, चारों में से कितने किंग रेड होते हैं? 2 किंग। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
तो आंसर कितना आ जाएगा 2/52। ठीक है, अगला क्या है बेटा, रेड कलर और किंग, मतलब रेड कलर के हुए तो भी चलेगा और किंग हुए तो भी चलेगा। तो बेटा मेरे पास टोटल रेड कलर के कितने होते हैं, 26 पत्ते। ठीक है, इन 26 पत्तों में बेटा 2 किंग भी होते हैं। ठीक है ना, तो बेटा अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो टोटल 26 तो मेरे रेड कलर के हो गए, जिसमें प्लस 2 किंग है। किंग टोटल 4 होते हैं, 2 रेड 2 ब्लैक। ठीक है, दो दो रेड किंग तो ऑलरेडी 26 में मैंने काउंट कर लिए, अभी भी 2 बचे, बचे कि नहीं बचे, तो टोटल कितना हुआ बेटा 26 प्लस 2, क्योंकि हम जानते हैं और में दोनों में से कोई एक होगा तो भी चलेगा। तो आंसर कितना हुआ बेटा 28/52। बेटा देखिए अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ 52 कार्ड्स 4 कार्ड आर सिलेक्टेड। ठीक है ना, आपको 52 कार्ड में से 4 कार्ड आपको सिलेक्ट करने हैं। पहला है बेटा चारों की चारों सेम सूट के होने चाहिए, चारों की चारों सेम सूट के होने चाहिए। तो ये क्या होगा बेटा, तो बेटा सबसे पहले तो आपका काम होगा बेटा चारों में से किसी एक सूट का चुनाव करना। ठीक है, कि भैया रेड कौन सा होगा, डायमंड होगा, हार्ट होगा, स्क्वाड होगा, क्लियर हुआ नहीं। तो पहला काम 4 में से किसी एक सूट का चुनाव करना, तो ये हो गया बेटा 4C1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा उसके बाद उस सूट के 13 डोमिनीज में से किसी 4 डोमिनीज को चूज करना, क्योंकि 4 पति चूज करने, तो बेटा 30C4। ठीक है, अपॉन में कितना जाएगा बेटा 50C2। 50C2 नहीं बेटा 50C4, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, 4 पत्ते हैं ना, हाँ 50C4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अगला क्या बोल रहा है बेटा, ईच वन फ्रॉम ईच कार्ड ईच सूट। तो बेटा अगर मुझे सभी सूटों में से एक एक चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, पहला अपने 13 डोमिनीज में से एक देगा तो 13C1, दूसरा भी 13 में से एक देगा तो 13C1, तीसरा भी एक 13 में से एक देगा तो 13C1, और बेटा चौथा भी में से एक देगा तो बेटा 13C1। अपॉन में 50C4, 2 नहीं होगा बेटा, ये 4 होगा, इंप्रूव कर लीजिएगा, मैंने बार बार 2 लिखा है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है बेटा, ऑल 4 आर सेम नेम। बेटा सेम नेम का मतलब अगर सब इक्का है तो सब इक्का होंगे, अगर एक भी मेरा सत्ती होगा सब सत्ती होंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहला काम एक डोमिनिस को छाट लो, 13 में से एक डोमिनिस कितनी हो गई 13C1। ठीक है ना, और उसके बाद उस डोमिनिस के चारों पत्ते लेने, और बेटा एक डोमिनिस के होते ही 4 पत्ते हैं और आपको चारों चारों को ले लेना है, तो मैं क्या बोलूंगा 4C4 अपॉन में 50C2 नहीं 4 होगा, फिर से सुधार लीजिएगा। ठीक है, अगला है बेटा ऑल ऑफ सेम कलर। बेटा ऑल ऑफ सेम कलर का मतलब या फिर तो वो देखो फिर से मेरे पास कितने कलर होते हैं, 2 कलर, तो 2 कलर का मतलब 2C1, पहला काम 2C1। और जब आपने 2 में से एक कलर चुन लिया 2C1, उसके बाद उस कलर में से कितने पे चुनने, उस कलर में से 4 पे चुनने, और एक कलर के कितने पत्ते होते हैं बेटा 26, तो बेटा 2C1 इंटू 26C1। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वैसे यहाँ पे मैंने 26C1 नहीं 26C4 26C4, पहला 2C1 दोनों में से किसी एक का चुनाव, उसके बाद उस एक के अंदर 26 में से बेटा 26C4 26 में से 4 का चुनाव। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड करके लिखा है, बट 2C1 होने का मतलब इंटू 2 ही होता है। अगर मैं इसको एक को इंटू 2 करता हूं तो बेटा मेरे पास यही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, और इसको समझ चाहें तो इसको समझ सकते हैं कि मेरे पास 2 तरह के वो होते हैं, रेड और ब्लैक। पहला ऑप्शन सारे के सारे रेड में से हूं तो 26C4, और सारे सारे ब्लैक में से हूं तो 26C4। ठीक है, और है तो बेटा मेरा प्लस हो गया। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है बेटा, 2 रेड 2 क्यून 2 ब्लैक, ये ब्लैक है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 26C2 इनटू में 26C2। बेटा यहाँ पे इनटू लगा, यहाँ पे प्लस लगा, क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे और ऑप्शन था कि सारे के सारे या फिर तो इसमें से होंगे या फिर इसमें से होंगे, बट बेटा यहाँ पे एंड है, क्योंकि 4 चुनने हैं मुझे, 2 इसमें से एंड 2 इसमें से। ये नहीं है कि या फिर ये हो या फिर ये हो, दोनों को एक साथ ही लेना है। मैंने कहा था अगर दोनों इवेंट होने एक साथ हो रहे हैं तो इंटू होगा, और ऑप्शन है कि ये हो जाए या ये हो जाए, तो मेरा क्या होगा एडिशन होगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बेटा देखिए पहला क्या बोल रहा है बेटा, ई वाला 2 हाँ ऑल फेस कार्ड। बेटा मेरे पास फेस कार्ड होते ही कितने 4, तो 4 में से किसी एक का चुना 12 फेस कार्ड होते हैं, तो 12C4 अपॉन 50C4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला क्या है बेटा 2 किंग 2 क्वीन, ये तो और इजी है, 2 किंग और 2 क्वीन। ठीक है ना, इसका मतलब किंग कितने होते हैं बेटा टोटल 4, 4 में से 2 का चुनाव, क्वीन कितनी होती है 4, 4 में से 2 का चुनाव, अपॉन में 50C2। ठीक है, अगला क्या बेटा एटलीस्ट 1 क्वीन, एटलीस्ट 1 क्वीन। बेटा देखो इसका आप 2 चीज करने का तरीका ये है कि एक तरीका है कि एटलीस्ट 1 क्वीन का मतलब 1 क्वीन हो, बाकी तीनों कुछ अलग पत्ते हों। सेकंड केस 2 क्वीन हो, बाकी दोनों अलग पत्ते हों। ठीक है, तीसरा
मेरे पास लिख लेते हैं क्यून और रेस्ट, एक क्यून बाकी रेस्ट, ठीक है, दूसरा 2 क्यून बाकी रेस्ट, तीसरा 3 क्यून बाकी रेस्ट, चौथा चारों की चारों क्वीन और बाकी रेस्ट, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 1 की बात करनी है। और रेस्ट कितने होते हैं बेटा? 48 पत्ते होते हैं रेस्ट, और क्वीन कितनी होती है? 4। तो इसका केस में कितना होगा? 4 में से किसी एक का चुनाव और बचे हुए 48 में से किसी 3 का चुनाव। क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्लस में क्या आएगा? 4 में से किसी 2 का चुनाव, इनटू में बचे हुए 48 में से किसी 2 का चुनाव, ठीक है। प्लस में क्या आएगा? 4 में से किसी 3 का चुनाव, इनटू में 48 में से किसी 3 का चुनाव, और आखिर में क्या आएगा? 4 में से चारों का चुनाव और यहाँ से किसी का चुनाव नहीं होगा, मतलब 40 में 0। एक तरीका तो बेटा मेरे पास करने का ये हो गया, ठीक है, इन चारों को ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा? हम जानते हैं 1 माइनस नन, एटलीस्ट 1 का मतलब 1 माइनस नन, नन का मतलब कोई भी क्यून मुझे ना मिले। अगर कोई भी क्यून ना मिले तो वो किसका क्या होगा कि क्यून तो बेटा मेरी होगी 0 और रेस्ट सारे क्या होंगे? रेस्ट होंगे। इसका मतलब ये वाला केस कौन सा बन जाएगा बेटा? ये वाला केस बन जाएगा 4C0 इंटू 48 C4 अपॉन में 54 52 C4, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया बेटा? नन वाला, मतलब जब कोई भी क्यून हमने सेलेक्ट नहीं की है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हम इसको कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, इफ 2 out of 468 square of chessboard chosen, then the probability that they have one side is common, they have one side is common। बेटा देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं, देखो मेरे पास अगर मैं बॉक्स बनाता हूं 1 2 3 4 5 6 7, कितने बनेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स बने। तो बेटा देखो मेरे पास मुझसे बोल रहा है कि एक लाइन एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को उठाऊंगा तो देखो मेरी एक साइड कॉमन जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? ठीक है, मतलब इनका जो पेयर होगा उसमें एक साइड मेरी कॉमन होगी, ठीक है सर। अगर मैं इन दोनों को उठाऊंगा तो भी एक साइड कॉमन होगी, अगर इन दोनों को उठाऊं तो भी एक साइड कॉमन होगी, इन दोनों के लिए भी एक साइड कॉमन होगी, इन दोनों के लिए एक साइड कॉमन, इन दोनों के लिए भी एक साइड कॉमन, और इन दोनों के लिए भी एक साइड कॉमन। तो कितने पेयर बने? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 7 पेयर बने। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा ये 7 पेयर ऐसे, 7 पेयर ऐसे, और ऐसे ही बेटा जब मैं वर्टिकल करूंगा तो 7 पेयर ऐसे ही बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो बेटा देखो इधर कितने फेस बने? 7, और बेटा ऐसे ही इस तरह वर्टिकल में कितने फेस बनेंगे? बेटा इधर भी 7 बनेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कितने फेस बन रहे हैं? 7, और ऐसी कितनी स्ट्रिप्ट है बेटा? 7 स्ट्रिप्ट है। कितनी कितनी वो है रोज हैं बेटा? ऐसी 7 रोज हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक रो, सॉरी 8 रोज है, एक रो में 7 हमारे पास पेयर बन रहे हैं, टोटल हमारे पास ऐसी 8 रोज हैं। तो मैं क्या बोलूंगा? 7 इंटू 8 मेरे पास पेयर बन रहे हैं। कब? जब मैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है ना। जब मैं वर्टिकल एनालिसिस करूंगा, मतलब कॉलम में एनालिसिस करूंगा, तो इस तरह से बेटा फिर से 7 बनेंगे, 7 पेयर बनेंगे, एक ऐसे ऐसे ऐसे, फिर से 7 पेयर बनेंगे, क्योंकि 8 डिब्बों के 7 पेयर बनेंगे। और ऐसे 7 पेयरों के वर्टिकल में, मतलब कॉलम में कितने कॉलम है? ऐसे फिर से 8 कॉलम है। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? प्लस में 7 इंटू 8। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो यहां से आंसर कितना आ गया? 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 अपॉन 64 से 2। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला देखिए बेटा, कंडीशनल। कंडीशनल जरा समझिए बेटा कि बेटा अभी ये चीज हमने पहले ही बताई थी कि A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 डॉट 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 इंटरसेक्शन AN। इसको मैं लिखता कैसे हूं बेटा? मैं इसको लिखूंगा A1 इंटू A2 अपॉन A1 इंटू A3 अपॉन A1 इंटरसेक्शन A2, ठीक है। तो लास्ट में क्या आएगा बेटा? लास्ट में AN बैठा होगा, तो लास्ट में आ जाएगा AN, ठीक है ना। और इससे पहले वाले सारे इसके नीचे, अगर आप ध्यान से देखें, देखो वापस समझा रहा हूं मैं, जब मेरे पास A1 था तो इसके नीचे 1 था, तो नीचे 1 आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, जब मेरे पास मैंने सेकंड पे आया, जब मैं सेकंड पे आया तो देखो ये वाला बिंदु मेरे ऊपर आ गया, और इसके आगे वाला मेरे नीचे आ गया। जब मैं इस पे आया तो इसके आगे क्या है? ओनली A1 है, तो बेटा A1 मेरे नीचे आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, जब बेटा मैं इस पे आया, किस पे? लास्ट वाले पे आया, जब मैं तीसरे को उठाऊंगा तो देखो ये वाला मेरा ऊपर होगा, इसके आगे दोनों मेरे कहाँ होंगे? इसके नीचे होंगे। देखो दोनों मेरे इसके नीचे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो बेटा जब मैं इसके लास्ट पर उठाऊंगा
तो लास्ट वाला तो ऊपर होगा और इसके पहले वाले बेटा सारे मेरे कहाँ पे होंगे बेटा, इसके नीचे होंगे। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। और अगर हम इसकी प्रूफ की बात करें तो बेटा इसका प्रूफ बेटा अगर आपको याद हो तो मैंने 3 के लिए आपको इसका प्रूफ लिखाया था लास्ट क्लास में। अगर हम बात करें तो देखो कंडीशन पे हम चाहते हैं, किधर गया, अगर आपको याद हो तो बेटा ये देखो मैंने इसका प्रूफ इधर आपको कराया था कि जब मैं 3 को लूंगा तो मैं इनको एक एक करके कन्वर्ट कर चला गया था, याद है सभी को? नहीं है? और मेरे सब अल्टरनेटिव चीजें कटते चले गए थे। ठीक है, ऐसे ही बेटा जब आप इसमें भी करोगे तो बेटा यही केस होगा, सेम टू सेम। ये A1 जब मैं इसको करूंगा तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा P A2 इंटरसेक्शन A1 बनेगा। अपॉन में नीचे क्या आएगा, PA1 आएगा, नहीं आएगा ये वाला। ठीक है, जब मैं इसको करूंगा तो ये क्या होगा, P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 होगा। और नीचे क्या आएगा बेटा, P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 आएगा। अब देखो यहाँ पे मेरा PA1 बना हुआ है। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये अपनी अगले से कटते हैं बेटा, सब करते हुए चले जाएंगे। लास्ट में बेटा सिर्फ एक बचेगा, इसका ऊपर वाला। क्लियर? इसका नीचे वाला भी अपने प्रीवियस वाले से कट जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट बचेगा बेटा वो मेरे इसके बराबर होगा। सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये चीज बेटा मैं आपको ओनली बता चुका हूँ, मैं वापस मैंने यहाँ पे नोट कर दिया एक तरह से कि आपको एक बार वापस याद रहे। अगला पॉइंट क्या है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो मैंने कहा था पी ऑफ ए, ये पी ऑफ ए बाई बी कितना हो जाएगा, ओनली पी ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज बेटा ध्यान रखिएगा, कई बार ए पी ए इंटरसेक्शन बी को बेटा एग्जामिनर कई बार पी इंटू ए बी कर देता है, ध्यान रखिएगा, सेम मीनिंग होता है नोटेशन का मतलब। ठीक है, और बेटा यूनियन को वो कई बार बेटा मेरा एडिशन से शो कर देगा, यूनियन को कई बार शो करता है एडिशन से, और बेटा इंटरसेक्शन को बेटा कई बार वो शो करता है किससे, डॉट से। ध्यान रखिएगा, बट सेट की बात चल रही तो सेट का तो इस तरह का नहीं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी बात P ऑफ A इंटरसेक्शन B अगर मैं बोलूंगा तो P A इंटू पी भी होगा। कब? अगर A कॉमा B मेरे इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, ये बात लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है। अच्छा ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट के अंदर चल रहे हैं ये सारे केसेस, ये सेकंड पॉइंट के अंदर चल रहे हैं बेटा, ध्यान रखना। हाँ, ये सारे केसेस सेकंड पॉइंट के अंदर चल रहे हैं अगर A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बॉक्स B1 में क्या है बेटा, एक मतलब बॉक्स B1 में एक व्हाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है, 2 ब्लू बॉल है। बॉक्स B2 में बेटा 2 व्हाइट है, 3 रेड है, 4 ब्लू हैं। और बेटा बॉक्स 3 में बेटा 3 व्हाइट है, 4 रेड हैं और 5 ब्लू हैं। क्लियर? तो बेटा पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द ईच बॉक्स, अगर मैं हर एक बॉल से बॉक्स से एक बॉल उठाता हूं, B1 B2 B3, आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री ड्रॉन बॉल आर सेम कलर। तो प्रोबेबिलिटी पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि सारे की सारे जो ड्रॉन बॉल होंगी वो क्या होंगी बेटा, सेम कलर की होंगी। क्या होंगी? सेम कलर की होंगी। चलिए बात करते हैं, चलिए बेटा बात करते हैं। बेटा देखो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर आपसे बोलना चाह रहा है कि भैया तीनों सेम कलर के आने चाहिए, और अगर बेटा तीनों सेम कलर के आएंगे तो बेटा मेरे पास 3 ही ऑप्शन, ऐसा 3 ऑप्शन क्या, कि तीनों व्हाइट हो, या फिर तीनों रेड हो, या फिर तीनों ब्लू हो। ठीक है ना, तो बेटा अगर तीनों व्हाइट, तो बेटा पहले बॉक्स में व्हाइट की संभावना क्या, टोटल कितनी, 6, व्हाइट कितनी, 1, तो 1/6। क्या समझ में आया? दूसरे बॉल में व्हाइट की संभावना क्या, टोटल कितनी, 9, व्हाइट कितनी, 2, तो 2/9। और तीसरे में टोटल कितनी, 12, व्हाइट कितनी, 3, तो 3/12। क्या समझ में आया नहीं आया? ये चीज हम लगातार किए जा रहे हैं कि हम इंडिविजुअल के बजाय, पूरे के बजाय प्रोबेबिलिटी किस्तों में निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप, पहले की प्रोबेबिलिटी, दूसरी प्रोबेबिलिटी, तीसरी प्रोबेबिलिटी, और तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या समझ में नहीं आया? हाँ, बड़ी स्मूथली क्वेश्चन निकल जाते हैं इससे। अगला क्या होगा, तीनों आर, आर के लिए पहले के लिए 3/6, दूसरे के लिए 3/9, और अगले के लिए 4/12, और आखिर को यार ब्लू ब्लू तो आप खुद निकाल लोगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, और मजेदार और मजेदार। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 balls are drawn
विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम रैंडमली सेलेक्टेड बॉक्सेस, ठीक है, one of the ball is white and other is ball is red, then find the probability that two balls are drawn from box B2, from box B2। अगर बेटा क्वेश्चन की बात ध्यान से देखें तो ये दो चीजें एक साथ बोल रहा है। पहली चीज तो ये बोल रहा है कि भैया दो बॉलें निकाली गई हैं, ठीक है, एक व्हाइट और एक रेड, ठीक है ना। तो दूसरी बात बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि दो बॉलें निकाले जाने केस में वो दोनों बॉल मेरी बॉक्स 2 से निकलेंगी। तो कुछ फीलिंग आई कंडीशनल की? क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, सेम केस हम अभी तक कर चुके हैं कई बार, ठीक है ना। चलिए बेटा आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। बेटा देखिए, आपसे बोला गया है पहली बात तो दो बॉलें निकाली गई हैं, एक व्हाइट और एक रेड। तो बेटा मेरे पास क्या क्या संभावना होगी? पहली संभावना होगी भैया रेड और व्हाइट जो मैं निकालूं वो फर्स्ट बॉक्स से निकालूं, ठीक है ना। क्योंकि बोला गया रैंडमली सिलेक्टेड, मुझे बॉक्स में से किसी बॉक्स में से निकालना है, सिलेक्टेड बॉक्स, ठीक है ना। हाँ, तो पहला करना कि मैंने पहला बॉक्स को उठा लिया रैंडमली, ठीक है, और उसमें से बॉल निकाली। तो बेटा अगर मैं पहले बॉक्स में से बॉल निकालूंगा तो मेरे पास पहले बॉक्स में टोटल व्हाइट बॉल कितनी है? एक, और मैंने उस एक बॉल को ही निकाल लिया, तो मैं क्या बोलूंगा? 1C1, ठीक है ना। और रेड बॉल कितनी है बेटा मेरे पास? 3, और 3 में से किसी एक बॉल को निकालते रहेगा बेटा 3C1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और टोटल कितनी बॉल है बेटा मेरे पास? 6, 6 में से कितनी निकाली? 2, तो ये हो गया बेटा 6C2। इसका मतलब ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी बेटा मेरे पास क्या? पहले बॉक्स की, ठीक है, B1 के लिए। प्लस में B2 उठाए तो B2 के लिए क्या होगा बेटा? कितनी रेड व्हाइट बॉल? 2, रेड बॉल कितनी? 3, 2 में से एक 2C1, 3 में से एक 3C1, टोटल कितनी? टोटल कितनी बेटा? टोटल 2 + 3 5 + 9 9C2। तो देखो 2C1 × 3C1 अपॉन में 9C2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और आखिरी मानुस कौन? आखिरी मानुस बेटा ये रहा, 3 व्हाइट 4 रेड, टोटल मेरी हो गई 12। तो 3C1 × 4C1 अपॉन 12C1। अब ये तो क्या आ गया? टोटल केस, ठीक है ना। अब इसमें से मुझे कौन सा केस चाहिए? B2 वाला। तो जो चाहिए उसको ऊपर पटक दो। ऊपर क्या है? 2C1 दैट इज 2 × 3 अपॉन 9C2। क्या सभी को समझ में आया? नहीं? अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बेटा, जरा समझना। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक लॉट है जिसमें ए लॉट कंटेन 20 आर्टिकल, ए लॉट कंटेन 20 आर्टिकल, ए और बी सेट दे रखा है, ठीक है ना। ए की बेटा एक के अंदर पहली बात तो एक दो लॉट दे रखे, ठीक है ना। ए की 0.4 पॉसिबिलिटी है एक की, जिसमें 2 डैमेज हैं और 18 गुण है। और बेटा बी की 0.6 प्रोबेबिलिटी है जिसमें 3 डैमेज हैं और 17 गुण है, ठीक है ना। अब एक बंदा आया जो एक एक करके उनको चेक कर रहा है, कब तक? जब तक उसने सभी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट नहीं किया। जब तक उसने सभी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को फाइंड आउट नहीं किया तब तक वो एक एक को निकाल के एक एक को निकाल के एक एक को निकाल के चेक किया जा रहा है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक एक करके बेटा वो सभी को चेक कर रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, कि भैया मैं सेट ए के अंदर 12वें टेस्ट पे मैं अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर दूं। मतलब जैसे ही मैं 12वें नंबर पे पहुंचूं सेट ए में मेरी टेस्टिंग खत्म हो जाए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेट ए के अंदर मैं एक एक करके टेस्ट किए जा रहा हूं, टोटल 12वें सेट तक जब मैं पहुंचूं, 12वां टेस्ट करूं, तो बेटा मैं सभी डिफेक्टिव्स को फाइंड आउट कर लूं जो कि मेरे 2 डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब कहने बाद सीधी सी बात में ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि भैया 12वें टेस्ट के अंदर जो मेरा 12वां टेस्ट होगा उसमें दोनों डिफेक्टिव पीस मिल जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए, मैंने आपसे एक बात भी कहा था कि अगर 12वें टेस्ट में मुझे पता पड़ रहा है कि इसमें टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, मतलब पता पड़ रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब जो 2 डिफेक्टिव हैं उनमें से दूसरा डिफेक्टिव मेरे 12वें नंबर पे आया है। क्या मेरी बात समझ में आई? सभी को नहीं आई? क्योंकि अगर दोनों डिफेक्टिव पहले ही मेरे आ गए, ठीक है, तो मुझे पहले ही पता पड़ जाएगा कि भाई ये 2 डिफेक्टिव है, दोनों को मैंने हटा दिया, बचा हुआ स्लॉट मेरा पक्का अच्छा होने वाला है, क्योंकि 2 ही डिफेक्टिव थे और आपके मान लो पहला निकाला और आप डिफेक्टिव आ गया, चौथा निकाला डिफेक्टिव आ गया, तो आप आगे चेक करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 डिफेक्टिव है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो अगर आपको 12th नंबर पे टेस्ट सारे कंप्लीट होने चाहिए, इसका मतलब आपका सेकंड डिफेक्टिव पहली बात तो 12वें नंबर पे आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है,
तो देखो ये लिखा हुआ, ठीक है। और जो उससे पहला डिफेक्टिव है, पहला डिफेक्टिव बेटा वो इन 11 में से किसी भी पोजीशन पे आएगा चलेगा, वो इन 11 में से किसी भी पोजीशन पे आएगा चलेगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो बेटा ए के लिए मैं क्या बोलूंगा, 0.4 का मतलब 4/10। इंटू में क्या होगा बेटा, इंटू में बेटा पहली बात तो 11 में से किसी एक का चुनाव करूंगा। पहले डिफेक्टिव को जब मैं बिठाऊंगा बंदू को, बैठ तू यहाँ पे बैठ, तो पोजीशन देनी पड़ेगी उसे, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, उस डिफेक्टिव आदमी के लिए 11 में से किसी एक पोजीशन का चुनाव, 11 में से किसी एक पोजीशन का चुनाव, दैट इज 11C1, ठीक है। पोजीशन चुन लिया, बट अब डिफेक्टिव भी तो कौन सा होगा ना, 2 डिफेक्टिव है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा उन दोनों डिफेक्टिव में से किसी एक डिफेक्टिव का चुनाव, दैट इज 2C1। क्या ये बात सभी को समझ में आई नहीं आई, 11C1 इंटू 2C1, ठीक है। अब आपने 11 में से एक पोजीशन पे एक डिफेक्टिव को बैठा चुका है, ठीक है ना। हाँ, अब हम बात करते हैं बाकी चीजों की, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, गुड प्रोडक्ट की, ठीक है ना। टोटल पोजीशन कितनी थी, टोटल मेरे पास कितने हैं, 20 आदमी हैं। कितने आदमी हैं, 20 आदमी हैं, ठीक है ना। टोटल कितने आदमी है बेटा, 20 आदमी है। 20 में से गुड़ कितने, 18, तो मैं बोलूंगा 18 से 18/20। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब एक गुड़ चला गया, एक ये चला गया, मेरे पास कितने बचे, 17/19। अगला 16/18। अगला अगला बेटा मैंने लिखा है 2/17। सर 2/17 आपने यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है बेटा। मैंने 2/17 इसलिए लिखा है कि जो भी मेरा डिफेक्टिव बंधु होगा, जो मेरा डिफेक्टिव बंधु होगा, कितने डिफेक्टिव है बेटा, 2 है कि नहीं है, तो उसके लिए बेटा 2/17, ठीक है। अब डिफेक्टिव एक चुनना था, वो मैंने चुन लिया। अगला क्या होगा, 15/17, क्योंकि वापस उस गुड़ पे आ जाऊंगा। अगला 14/15, अगला 13/14, अगला 12/13, अगला 11/12, अगला 10/11, अगला 9/11। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये क्या हुआ, अंदर का अरेंजमेंट, अंदर का अरेंजमेंट। तो सर एक बार बताइए, आपको कैसे पता पड़ा कि सर डिफेक्टिव बंधु यहाँ पे बैठेगा, डाउट ऑफ द ईयर, ठीक है। आपने पहले गुड़ बैठाया, फिर गुड़ बैठाया, फिर गुड़ बैठाया, तीसरे बार डिफेक्टिव बैठा दिया, ठीक है। फिर आपने गुड़ बैठा दिया, फिर आपने डिफेक्टिव बैठा दिया, फिर आपने गुड़ बैठा दिया। सर आपको कैसे पता पड़ा कि यहाँ बैठेगा, मैं क्या बोलूंगा बेटा, मुझे पता भी नहीं है ना, मैं तो भाई 11C1 बोला है, 11C1 मतलब इन 11 में से कहीं एक जगह बैठ जाएगा, ठीक है। तो सर आपको कैसे पता पड़ा, मैं क्या पता करने की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि सब इंटू में चल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे बैठता, एज्यूम करो ये दो बंधु यहाँ पे ना होके पहली जगह होता, ठीक है। तो ये जो 18 होता है यहाँ पे इंटू 2 हो जाता, और 18 की स्टार्टिंग यहाँ से होती, 18, 17, फिर ये 18, 17, ये 16, आता कि नहीं आता। और बेटा अगर ये इंटू में है तो आप जानते हैं कि चाहे मैं 2 इंटू 18 करूं, चाहे 18 इंटू 2 करूं, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप कहीं पे भी इसको 2/17 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन हमने देने के लिए हमने ऑलरेडी 11C1 कर दिया है, इसका मतलब आप ऑलरेडी इसको पोजीशन अलाउंस कर चुके हो। अब आप इसको कहीं बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और 2 में से एक का चुनाव के लिए बेटा मैं ऑलरेडी 2C1 कर चुका हूं। क्लियर। अब ये हो गया मेरा अंदर का अरेंजमेंट, और लास्ट में बाहर कितने बचे, मेरा 11 अरेंज हो चुके हैं। कितने बचे, 9 बचे, और एक डिफेक्टिव को मुझे बाहर बैठाना है, वो तो पक्का एक डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव भी मेरा एक बचा, एक तो यूज हो गया, तो मैं लास्ट में क्या बोलूंगा, 1/9। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन था, टोटली दिमाग वाला, सोचने वाला, समझने वाला, ठीक है। और काफी सारा कॉन्सेप्ट हमने पीएनसी का भी यूज किया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बेटा जो अगली थ्योरी हमारे पास है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बेटा ऐसे अब मैं बात बोलूं तो ईमानदारी से, अब अधिकांश जो जितनी जाने वाली है ना, वो आपकी प्रीवियस पढ़ी हुई आने वाली है। सब प्रीवियस पढ़ी हुई मतलब, अरे कंडीशनल यार, कंडीशनल को उठा उठा के नाम लेके बोलता रहूंगा भाई, ये हो गई, फिर से ये कंडीशनल दे दी, ठीक है। करना वही है, करना वही है, राम कथा कुछ नहीं करनी, करना वही है, ठीक है ना। हाँ चलो, क्या होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कुछ नहीं होती, फालतू बात है, समझ तो क्या चीज है, ठीक है। मतलब फालतू बात है, मतलब ये चाहिए मैं पूछ नहीं जाती, मतलब हम तो क्या है, थ्योरी है, थ्योरी वाला पार्ट है। अभी हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। थ्योरी समझ लो क्या है, कि अगर A1 A2 A3 डॉट 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 ए के आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है, क्या है, हाँ इसका मतलब ये है कि भैया सबके सब, एक तो उनका कोई भी इंटरसेक्शन कॉमन नहीं जा रहा, किसी भी इवेंट का आपस में इंटरसेक्शन फाई है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई, A1 A2 A3 A तक उन सभी में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और सर एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, कि अगर मैं सभी को ऐड कर दूं तो भैया मुझे अपना सैंपल स्पेस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि भैया मेरा एक इवेंट अकर हो रहा है जो इन सब में अकर हो रहा है,
मेरा एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो इन सबके अंदर हो रहा है। सर सबके अंदर मतलब क्या है कि जब आपका इवेंट 1 हुआ तो एक इवेंट पर्टिकुलर, मान लो उस इवेंट को नाम मैं दे रहा हूं ए, क्या नाम दे रहा हूं ए, ठीक है। ये इवेंट हर एक छोटे छोटे जो इवेंट हो रहे हैं A1 A2 A3 A4, इन सभी इवेंट में जो ए है ये हर एक इवेंट में अकर हो रहा है। कितना अकर हो रहा है? थोड़ा, इतना अकर हो रहा है, थोड़ा, ठीक है, हर एक इवेंट में हो रहा है। सर इसका मतलब क्या, मतलब क्या बेटा, सिंपल सी बात बोल दो कि मान लो मैच खेल रहा हूं मैं, ठीक है ना, मैच खेलना एक इवेंट है, ठीक है, छक्का हर एक मैच में पड़ता है, सिक्स हर एक मैच में पड़ता है, किसी में 2 पड़ेंगे, किसी में 3 पड़ेंगे, किसी में 5 पड़ेंगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये जो इवेंट है वो हर एक इवेंट में कॉमन जा रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब ये नहीं है कि ए पूरा एक उसको ओवरलैप कर ले रहा है, ठीक है, बट ए मेरा हर एक इवेंट में है। ए के अंदर A1 के अंदर भी एक ए है, A2 के अंदर भी मेरा ए है, A3 के अंदर भी बेटा मेरे पास ए है, A4 के अंदर भी मेरे पास ए है, और A के अंदर ही बेटा ए का मेरा कुछ पार्ट है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो बेटा अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, भैया ए की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेटा मैं क्या करूंगा, ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के बजाय मैं सभी अलग अलग इवेंट के अंदर ए की प्रोबेबिलिटी को निकाल दूंगा और ऐड कर दूंगा, मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी ए की। ठीक है, याद है नहीं है? ये सेम चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले ही की थी। सर कब की थी? देखो ये की थी, देखो ये की थी, मुझे बॉल निकालना था, मैंने सबको अलग अलग निकाला, ठीक है, और सबको एंड में ऐड कर दिया, टोटल प्रोबेबिलिटी निकल गई मेरी बॉल निकलने की। इधर भी किया था, और कब किया, और हर बार करते आ रहे हैं, ऊपर के इसके खंगे सब में हम हर बार ये कर रहे हैं कि टोटल निकाल ले रहे हैं और कर दे रहे हैं। क्या सभी को समझ में नहीं आया? ठीक है, क्योंकि हर एक इवेंट में हो रहा है। तो सर लिखेंगे कैसे? तो बेटा मैं इसको कैसे लिखूंगा, बेटा मैं इसको लिखूंगा P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ A1 इंटरसेक्शन P ऑफ A प्लस P ऑफ A2 इंटरसेक्शन P ऑफ A प्लस P ऑफ A3 इंटरसेक्शन P ऑफ A डॉट 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 P ऑफ A के इंटरसेक्शन ऑफ P ऑफ A। क्या इस सभी को समझ में आया नहीं आया? और बेटा ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमेशा मेरी 1 होती है। इसका मतलब इसकी सम की वैल्यू क्या होगी बेटा? इसकी सम की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। ठीक है, और बेटा अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये क्या देगा बेटा? ये मुझे देगा A1 इंटू पी ए अपॉन A1 प्लस A2 इंटू पी ए अपॉन A2 इंटू P3 ए अपॉन A3 डॉट 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 पी के इंटू पी ए अपॉन पी के। क्लियर? इवेंट ए हैपनिंग इन ऑल A1 A2 A3। ठीक है, ये था बेटा आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला देखिए बेटा, अगला है बेटा आपके पास बाइस थ्योरम। ठीक है, बाइस थ्योरम क्या बोलते हैं बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे? आपने तो कंडीशनल इंपॉर्टेंट कही थी, मैं बोलूंगा बेटा कंडीशनली एक तरह से। मैंने कहा नाम बदलने से कोई इंसान नहीं बदल जाता। ठीक है, हाँ, अब तुमको यहाँ पे कोई नाम विरल बोलता है, घर पे नाम कुछ और होगा। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है ना? हाँ सर एक्चुअल में, हाँ क्या बोला था, हाँ नाम नहीं, मैं सिंपल से बोलता हूँ कि बेटा एक तरह मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 22 थ्योरम है आपकी वो हल्का सा कंडीशनल का थोड़ा सा अपर वर्जन है। ठीक है, उसमें हम एक प्रॉपर लैंग्वेज की बात करते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए समझते हैं क्या बोलती है कंडीशनल। तो बेटा इवेंट ए इज हैपनिंग इन, 22 थ्योरम क्या बोलती है बेटा? इवेंट ए इज हैपनिंग इन ऑल A1 A2 A3 डॉट 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 AK, then probability of happening event A, then probability of happening event A particularly say A4, then P of A4 upon PA is equal to P of A4 is equal to क्या होगा? P of A4 intersection A upon P of A। क्या सभी को समझ में नहीं आया? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि भैया अगर मेरा A सभी इवेंट में अकर हो रहा है तो पर्टिकुलरली उसको A4 में अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था P इवेंट A के अकर होते हुए A4 में अकर होने की संभावना क्या होगी? P ऑफ A4 अपॉन P ऑफ A1 दैट इज P A4 इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A। क्या समझ में आया? सेम चीज हमने पहले ही पढ़ी है कंडीशनल में। ठीक है ना? हाँ, सिर्फ भाषा बदल दी है। कान को आप सीधे हाथ से पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो, बात तो वही है ना। ठीक है, और सेम फॉर्मूला हमने किया था कि हम सबका लड़का निकाला करते थे, याद है? ठीक है, और जिसका मुझे निकालना होता था मैं उसको ऊपर पटक दिया करता था। याद आया नहीं आया सभी के लिए? ठीक है ना? चलिए बस वही क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस पे बेस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इज इन सेलेक्टेड ईयर, किसी पर्टिकुलर सेलेक्टेड ईयर में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, तो बेटा देखो 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी हम बात करें तो पहली बात मेरा लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? ठीक है, तो पहली बात तो लीप ईयर आने की प्रोबेबिलिटी,
तो लीप ईयर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा 1/4, ठीक है। और हम जानते हैं जब लीप ईयर होती है तो बेटा मेरे पास टोटल जो 365 डेज में से 366 डेज का होता है लीप ईयर, ठीक है ना। और अगर मैं पूरे वीक हटा दूं तो मेरे पास टोटल 52 वीक आते हैं। कितने आते हैं? 52 वीक आते हैं जो आपके 364 डेज को कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लीप ईयर वाले दिन बेटा लास्ट में आपके पास दो दिन बचते हैं, ठीक है। और नॉर्मल ईयर बेटा आपके पास एक दिन बचता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे भाई लीप ईयर है कि या कि नॉर्मल ईयर। अगर लीप ईयर होगी तो संडे आने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, क्योंकि संडे आने का मतलब 4 बार में से 2 में से 7, 2/7, ठीक है। और अगर ये आया तो 1/7। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो लीप के लिए 1/4 इंटू 2/7 प्लस अगर नॉन लीप है तो 3/4 इंटू 1/7। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ अगला क्वेश्चन आपका थ्योरी बेस्ड है, हाँ प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे जो है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? if drawn a ball from a selected bag is red then probability of bag 2, आपको बेटा बैग 1 दे रखा है B1 B2 B3, B1 में 3 व्हाइट 4 बॉल, B2 में 4 व्हाइट 3 रेड और 5 रेड, और B3 में बेटा 7 व्हाइट 2 रेड, ठीक है। अब एग्जामिनर बोल रहे हैं कि अगर मैं लाल बॉल को बैग से निकाल रहा हूं तो बताओ बैग 2 में से लाल बॉल के निकलने की संभावना क्या होगी। तो मैं क्या बोलूंगा? P of B2 अपॉन R, P of B2 अपॉन R। बेटा देखिए सिंपल सी बात समझिए। पहली बात तो मैंने कहा ना कि एक तरह से चैन बन रही है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ऐसे चैन बन रही है मेरी। पहली बात तो याद है ना, ट्री 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 बन रहा है एक तरह से, ध्यान से देखो तो, कि सबसे पहले मेरे पास 3 बैग, याद है ना, एक बैग में आपने हाथ डाला 3 कंटेनर, तो यहाँ पे 3 बॉक्स हैं। तो पहले के लिए 1/3, दूसरे के लिए 1/3, तीसरे के लिए 1/3, होगा नहीं होगा? ठीक है। तो पहले के लिए, क्योंकि मैं मुझे बॉक्स में सिलेक्ट करना है, पहली बात लिखा हुआ है फ्रॉम सिलेक्टेड बैग, मतलब पहले तो बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 1/3 और 1/3 का मल्टीप्लाई। तो बेटा जब मैं बैग 1 से रेड बॉल निकालूंगा, ठीक है, तो पहली बात तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बेटा रेड कितनी है 4, टोटल कितनी है 7, दैट इज 4/7, ठीक है। प्लस में 1/3, अगले में 5, 5/9, प्लस में 1/3, अगले में 2, 2/9, ठीक है ना। अब मुझे किसमें चाहिए बेटा? मुझे चाहिए B2 में। तो B2 क्या ये वाला है, तो मैं इसको बेटा एज इट इज उठा के ऊपर पटक दूंगा, मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, इतना इजी है भाई बस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन कार्ड ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, ठीक है, एंड वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग एंड इट इज किंग, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज आल्सो किंग। एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि भैया मान लो कार्ड के अंदर से आपकी टोटल 52 कार्ड से एक कार्ड आपका गुम हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद आपने कार्ड को निकाला और वो जो कार्ड निकला है ना वो क्या निकला? किंग निकला है, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो आपका कार्ड जो गुम हुआ है ना वो क्या है बेटा? किंग है। बेटा देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन को जरा समझना, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन हमसे ये बोलना चाह रहा है कि भैया मेरे पास जो कार्ड है ना, पहली बात तो आपने किंग को ड्रॉ किया है, ठीक है, और किंग के ड्रॉ करने के केस में मेरा जो कार्ड गुम हुआ है वो भी क्या है? किंग है, ठीक है। तो एक्चुअल में कंडीशन क्या बन रही है कि कार्ड जो ड्रॉ किया है वो भी किंग है, ठीक है, और ड्रॉ होने के केस में लॉस्ट वाला केस भी मेरा किंग है। तो सर ये मतलब ये 22 कहां से लग रहा है सर? मुझे तो लग ही नहीं रहा। तो बेटा देख, एक्चुअल में किंग के दो होने की दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या कि किंग लॉस्ट हुआ है और मैंने किंग को ड्रॉ किया है। सेकंड प्रोबेबिलिटी किंग लॉस्ट नहीं हुआ और मैंने किंग को ड्रॉ किया है। तो सर पहला केस लेता है किंग लॉस्ट एंड किंग ड्रॉन, पहला केस। तो अगर किंग लॉस हुआ है तो मेरे पास कितने केस टोटल कार्ड होते हैं बेटा? 52। 52 में से लॉस्ट किंग कितने? किंग कितने? 4। तो किंग के लॉस्ट होने की संभावना बेटा 4/52। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अब जब किंग लॉस्ट हो चुका है तो मेरा किंग होने की ड्रॉ होने की संभावना कितनी है? तो कितने किंग बचे? 3। कितने किंग बचे? 3। और टोटल कार्ड कितने बचे? 51। तो मैं क्या बोलूंगा? 3/51। ये कौन सा केस? जब किंग लॉस हुआ है और किंग मैंने ड्रॉ किया है। सेकंड केस क्या होगा कि किंग मेरा लॉस्ट, मतलब अदर कार्ड लॉस हुआ है बट किंग ड्रॉ हुआ है। तो अदर कार्ड कितने बेटा? 48, और लॉस्ट टोटल कितने? 52। तो 48/52, ठीक है ना। अब मैं किंग को ड्रॉ कर रहा हूं तो अब मेरे पास किंग कितने हैं? 4। टोटल कार्ड कितने हैं? 51। तो 4/51,
ठीक है, तो ये आ गया किंग का केस, और मुझे क्या चाहिए, लॉस्ट अपॉन किंग, तो नीचे टोटल और ऊपर वाला क्या आ गया, लॉस्ट का केस। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बस 22 के थोड़ा लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा, कि वो 22 लैंग्वेज बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बेटा, 22 में एक खास बात और होती है, अगर आप ध्यान से देखें, कि जो आपका नीचे वाला होता है ना, वो हमेशा 2 से 3 केस लेके चल रहा होता है हमेशा। जैसे यहाँ पे किंग के ड्रॉ होने की 2 केस थे, कि मेरा किंग लॉस होगा या नहीं होगा। ठीक है, और एग्जामिनर जो पूछेगा वो दोनों उसके जो केसेस बन रहे हैं, उनके केसेस में से किसी एक को पूछ लेगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, जैसे कहां गया, ये रहा, मैं बॉल को ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैं एक्चुअल में बॉल को एक बॉक्स से ड्रॉ नहीं कर रहा, 3 बॉक्सेस से ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है ना, और एग्जामिनर ने बॉक्स 2 में से पूछ लिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा फील आ रहा है कि भैया मैं जो प्रोबेबिलिटी निकालने वाला हूँ, वो एक से नहीं 3 से 4 केसेस में बटेगी, और उनमें से किसी एक केस मुझसे पूछ रहा है, इसका मतलब बंदा 100% 22 की बात कर रहा है। ठीक है, या 22 छोड़ो, कंडीशनल की बात कर रहा है। क्या समझ में आया सभी को, नहीं आया काम की बात? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन स्पीक ट्रुथ इन 3 केसेस आउट ऑफ 4। ठीक है ना, he select card and say that it is a queen, then what is the probability that he has a queen? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो फिर से बहुत शानदार क्वेश्चन है। एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कि एग्जामिनर जो एक पर्सन है, वो चार में से 3 बार क्या बोलता है, सही बोलता है, 1 बार झूठ बोलता है। ठीक है, अब वो ये बोल रहा है कि भैया ही सिलेक्टेड ए कार्ड, उसने कार्ड को सिलेक्ट किया, उसने कहा कि ये क्यून है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्यून है। तो देखो बेटा ध्यान रखो, वो उसने बोला कि ये क्यून है, मतलब उसके बाद उसने वो ये भी बोल रहा है कि ऑलवेज ट्रुथ नहीं बोल रहा, मतलब मेरे पास 2 केस बन गए कि क्यून हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो पहला केस कि क्यून थी और उसने क्यून को ही बोला, और दूसरा केस क्यून नहीं थी और उसने क्यून को बोला। ठीक है, और एग्जामिनर जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि भैया क्यून थी और उसने क्यून बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो दोनों के इसको नीचे तो दोनों का एडिशन आएगा, और ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर अकेली क्यून थी और क्यून को उसने बोला, वो वाला केस आएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई, नहीं आई? क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए। क्या क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? बेटा देखिए, बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो पहली बात तो कि हमारे पास पहली बात से 2 ही ऑप्शन हो जाएंगे, कि पहली बात तो कि वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन बांटा था ना, 1/2, 1/3, 1/3, पहला बॉक्स, तीसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। ठीक है, तो इस बार जब मैं पहले डिवीजन हुआ, मेरा पहला ट्री बटा, तो पहले ट्री के 2 केस हो गए। पहला हो गया ट्रुथ के लिए 3/4, और दूसरा क्या हो गया बेटा, फॉल्स, झूठ बोला। ठीक है, उसका हो गया बेटा 1/4। ठीक है, अब ट्रुथ बोलने में क्यून के निकलने की पॉसिबिलिटी, और झूठ बोलने में क्यून के निकलने की पॉसिबिलिटी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो पहला किधर गया क्वेश्चन, हाँ 3/4 जब उसने सच बोला, और अगर उसने सच बोला इसका मतलब कौन निकला, क्यून निकली है, पक्की बात है। तो क्यून है कितनी मेरे पास बेटा, क्यून मेरे पास टोटल 4 है, और पत्ते कितने हैं, 52, तो आंसर कितना होगा, 4/52। ठीक है, प्लस में सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है जब उसने झूठ बोला, और अगर उसने झूठ बोला इसका मतलब क्यून नहीं निकली, इसका मतलब कुछ और निकला, और कुछ और निकला तो कितने पत्ते बच्चे बेटा मेरे पास, 4 को छोड़ के 48, तो मैं क्या बोलूंगा, 48/52। पहले बताओ क्या ये चीज समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है पी क्यून अपॉन ए, तो क्यून कौन सा केस है, ये वाला, ए केस है पूरा वाला। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, मिस्टर ए राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड क्यू। ठीक है, ए ने अपने दोस्त क्यू के लिए एक लेटर लिखा, एंड गिव्स टू हिज सन टू पोस्ट इट। ठीक है ना, उसने अपने लड़के को दे दिया कि भैया तू उसे पोस्ट कर दे। ठीक है ना, आगे क्या बोल रहा है, रिलायबिलिटी ऑफ हिज सन इज टू पोस्ट इज 3/4। रिलायबिलिटी मतलब कि लड़के के द्वारा उस लेटर को पोस्ट करने की संभावना कितनी है बेटा, 3/4। ठीक है, आई क्या बोल रहा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पोस्टेड लेटर टू डिलीवर्ड इज 8/9। ठीक है ना, और उस लेटर के पहुंचने की संभावना, मतलब पहली बात तो पोस्ट करने पे रिस्क है कि भाई पोस्ट होगा नहीं होगा, उसकी 3/4 संभावना हो गई। ठीक है, उसके बाद पोस्ट करने के बाद भी फिर से संभावना क्या बोल रही है, कि पहुंचने की संभावना भी पक्की नहीं है। संभावना क्या है, 8/9 प्रोबेबिलिटी है पहुंच जाएगा। ठीक है ना, अब 2 दिन बाद मिस्टर क्यू जो है वो कॉल करते हैं मिस्टर ए को, बोलते हैं कि भैया मेरे पास लेटर नहीं आया, मेरे पास लेटर नहीं आया। अब ये बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सन डिड नॉट पोस्ट द लेटर। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ कि सन ने लेटर पोस्ट किया कि नहीं किया।
ठीक है। हाँ अब देखो ध्यान से समझना, लेटर नहीं पहुंचा इसके दो मतलब होंगे। पहला केस कि उसने लड़के ने लेटर को पोस्ट ही नहीं किया, पहला केस। दूसरा केस लेटर पोस्ट तो किया है बट पहुंचा नहीं है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो दो केस बन गए और उनमें से एक केस की बात कर रहा है कि उसने पोस्ट नहीं किया, तो कौन सा केस बना बेटा? कंडीशनल। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? बेटा देखिए सिंपल सी बात जरा समझना कि भैया मेरा लेटर है ना, पहला केस के बंधु ने लेटर ही पोस्ट नहीं किया, बंधु ने लेटर ही पोस्ट नहीं किया मतलब 1/4, आगे तो जाने की संभावना नहीं है, तो सिर्फ एक केस रहेगा। क्या समझ में नहीं आया? जब लेटर ही पोस्ट नहीं हुआ तो आगे कोरियर की का संभावना ही खत्म। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लस सेकंड केस, पहला केस जब उसने लेटर कोरियर ही नहीं किया, और दूसरा केस कोरियर तो किया है, तो कोरियर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 3/4, तो कोरियर करने की प्रोबेबिलिटी की बेटा 3/4, ठीक है। बट आगे गया नहीं है, बट वो आगे नहीं गया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और वो आगे नहीं गया तो ना जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 8/9। ये तो जाने की है, तो ना जाने कितनी हुई बेटा? वो हुई बेटा मेरे पास 1/9, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि तब बताओ जब उसने नहीं किया, तो ऊपर वाला 1/4 इंटू 1 अपॉन 1/4 इंटू 1 प्लस 3/4 इंटू 1/9। इज इट क्लियर टू ऑल? और बेटा एक बात और, कई बार बच्चे इधर इंटू जीरो करते हैं, बेटा जीरो नहीं आएगा 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। सर 1 क्यों आएगा? 1 क्यों आएगा? क्योंकि बेटा ये भी एक केस बनता है कि उसने उसको कोरियर ही नहीं किया, और जब उसने मान लो उसने पोस्ट ही नहीं किया, तो वो वाला भी तो एक केस बनेगा नहीं बनेगा?